नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ सी टेट के लिहाज से प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बाल विकास के प्रश्न से पहले हमने देखे थे, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो 30 प्रश्न, जिसमें 31 से 39 तक स्टार्टिंग में जो है आपको एक गद्यांश देखने को मिल रहा है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थूल और बाह्य पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थ और भाव की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं, ना ही प्रोत्साहित करते हैं। गद्यांश आपका ये दे रखा है। आगे बात करते हैं। तो विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्याधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो है वो शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसके उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतीक्षा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम ना करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित जो है वो किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु ये महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमने जो है जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है, तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा, लक्ष्य की ओर जो है वो बढ़ना होगा। तो इस पर बेस्ड 31 प्रश्न आपका है कि विचारों की एक विशेषता यह है कि उसमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, या रचनात्मक जो कार्य है वो करने की क्षमता होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी वाला सही होगा कि भौतिक जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो कम होती हैं, तो विचारकों की ये विशेषता होती है। ये सभी स्टार्टिंग के जो प्रश्न हैं सब आपके पैराग्राफ पर ही पेज्ड हैं। अगला है प्रश्न, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, इसका क्या रीजन यहाँ पर सही होगा? अंतिम क्षणों में भी शांत था, या वो जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, या वह स्थूल प्रलोभन जो है उनकी अपेक्षा नहीं करता था, या उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो यही अभी पैराग्राफ में बात भी की गई थी, यही आपका सही होगा कि अगर उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता, तो फिर वो कठोर दंड जैसी जो है वो स्थिति प्रतीत जो है वो होती है। अगला प्रश्न है 33, मनुष्य जो है उसको बाहरी सुख जो है वो क्यों लुभाते हैं? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो आप कहेंगे अच्छे जीवन के लिए जो है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में जो रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? और रेखांकित आपका समर्थ जो है यहाँ पर है, तो सामर्थ्यवान, क्षमतावान, सक्षम या शक्तिशाली, कौन सा यूज नहीं किया जा सकता है? तो आंसर की बात करते हैं, शक्तिशाली वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया जा सकता। बाकी सामर्थ्य की जगह सामर्थ्यवान भी यूज कर सकते हैं, क्षमतावान भी और सक्षम भी। 35 प्रश्न है, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, इसमें जो अंबारों से जो है ये आपका अर्थ इसका क्या है? भार से, ढेर से, आभार से या कृतज्ञता से? तो बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो ढेर से जो है वो सही होगा। अंबारों से का मतलब है कि प्रतिष्ठा के ढेर से लाद दिया जाता, अंबारों से उसी का अर्थ हो जाएगा। 36 प्रश्न है, भली भांति निर्वाह कर चुका था, इस वाक्यांश में क्रिया विशेषण जो है वो क्या है? भली या भली भांति या निर्वाह या कर चुका? आंसर की बात करते हैं तो आपका जो भली भांति है, ये आपका जो है क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, उसी कहते हैं क्रिया विशेषण। यही आपका जो है वो सही होगा। 37 प्रश्न है, महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर जो है वो बना है? चार ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही होगा? महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। महत्व और आकांक्षा इससे मिलकर बना है। और देखिए महात्व में आखिरी में आ रहा है, इधर भी आ रहा है, और मिलके महत्वा बड़ा बन रहा है ना, मतलब क्लियर आपको ये भी हो रहा है कि यहाँ पर दीर्घ संधि जो है वो होगी। 38 प्रश्न है, भौतिक लाभ किन्हें जो है वो नहीं लुभाते हैं? धन संपन्न लोगों को, सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वालों को, या रचनात्मक कार्य करने वालों को? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे जो रचनात्मक कार्य करते हैं उन्हें भौतिक लाभ जो है वो नहीं लुभाते हैं, या कह सकते हैं जो सुख सुविधाएं वो नहीं लुभाती हैं। तो पैराग्राफ पर आधारित ये सभी आपके प्रश्न थे। अगला प्रश्न है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन
संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ जो है वो क्या है। धन संपत्ति है, एक विचार है, एक ग्रंथ है या फिर विरासत है। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो है आपका एक ग्रंथ है। पूंजी का रचयिता का अर्थ यहाँ एक पुस्तक या ग्रंथ से है, जिसे किसने लिखा है, तो कार्ल मार्क्स जो है इन्होंने लिखा है। अब 40 से 45 तक आपका एक काव्यांश दे रखा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं। काव्यांश बहुत छोटा सा है तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपने निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति, वह भोली सी मधुर सरलता, वह जीवन, वह प्यारा जीवन निष्पाप। मतलब बचपन के बारे में बताया गया है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में अलंकार जो है वो कौन सा होगा? यमक, रूपक, उपमा या अनुप्रास? बताइए कौन सा सही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आदि वाह है इसकी आवृत्ति एक से ज्यादा बार हो रही है, व्याकुल व्यथा। तो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो होगा। या कह सकते हैं, या भी देख सकते हैं, व्याकुल का के बाद अलावा या भी तो आप कह सकते हैं कि या की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इससे भी आप कह सकते हैं कि या तो आदि वा या तो या की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जो है वो होगा। 41 प्रश्न है, बचपन शब्द जो है वो कैसा है? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो बचपन शब्द आपसे पूछा गया है, तो बचपन आपका एक प्रकार की संज्ञा में आएगा। और संज्ञा में कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा में जो है वो आएगा ए वाला ऑप्शन। जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा है। 42 प्रश्न है, नंदन वन सी फूल उठी या छोटी सी कुटिया मेरी, इसका भाव क्या है? छोटी कुटिया बड़ी हो गई है, कुटिया सुंदर हो गई है, कुटिया में आनंद उमड़ उठा है या कुटिया में शांति छा गई है? तो आप क्या कहेंगे? कुटिया में जो है वो आनंद जो है वो उमड़ उठा है। ये वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 43 प्रश्न, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। यहाँ पर जो तू है ये किसे कहा गया? बच्चे को, बचपन को, कवि को या पाठक को? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बचपन के बारे में बताया गया और बचपन को ही कहा गया है कि मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो यहाँ पर बचपन जो है वो सही होगा। 44 प्रश्न है, कवयित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना है चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में या बचपन के खेलों की याद में? तो बचपन को जब बुला रहे हैं तो यहाँ माँ और बिटिया वाला ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। सी या डी में से आप क्या कहेंगे? खेल की याद में नहीं, आनंद की याद में, बचपन के आनंद की याद में बुलाना चाहती हैं। 45 प्रश्न है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की या प्यार की? तो आप कहेंगे प्यार की अनुभूति होती है। तो डी वाला सही हो जाएगा। अब 46 से 50 तक आपके जो प्रश्न है और उसके आगे आने वाले भी प्रश्न, ये सब बिना पैराग्राफ में है, यानी कि आपको डायरेक्ट प्रश्न पढ़ना है, समझना है, आंसर देना है। 46 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा जो प्रयोग है उसकी कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर आधार अधिकार। अब देखिए भाषाई क्षमताओं की बात हो रही है तो सबसे मेन जरूरी क्या है कि जो भी आप भाषा जान रहे हैं उसका प्रयोग कैसे करें, उसकी कुशलता पर अधिकार होना चाहिए। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 प्रश्न कि व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है उसकी विशेषता जो है वो क्या होती है? काफी बार मैंने आगमन निगमन दोनों ही बताई हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो जब बात होगी आगमन में तो आप कहेंगे कि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, जब कोई चीज सिखाते हैं ना हम बच्चों को तो पहले थोड़े से एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि बच्चे उस चीज से जोड़ सकें। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाए और उसके बाद उससे संबंधित नियम बताए जाए, ये होता है आपके आगमन विधि में। तो यहाँ पर आपका देखिए पहले उदाहरण प्रस्तुत करके ए ऑप्शन दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। निगमन में क्या होता है? निगमन में पहले नियम होता है। देखिए निगमन जब आप लिखते भी हैं तो भी यहाँ पर पहले नी आ रहा है। नी से ही आप याद रख सकते हैं कि निगमन में पहले नियम आता है और आगमन में उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो निगमन में नियम से उदाहरण और आगमन में उदाहरण से नियम, ऐसे आप याद रख सकते हैं।
अगला देखते हैं आपका 48 प्रश्न कि किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? उस भाषा का व्याकरण आप जान लें या फिर शब्दों के अर्थ जान लें या उस भाषा की वाक्य संरचना जान लें या फिर आधिकारिक उसका प्रयोग करना जान लें। अब देखिए सबसे मेन ज़रूरी क्या है? आप रूल रेगुलेशन जान लें या उसके अर्थ भी जान लें, पर अगर आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उस सीखे हुए भाषा का क्या मतलब है? मतलब अगर चाइना में आपको क्या बोलना है नमस्कार को, ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी अर्थ आपने जान लिए या उससे संबंधित कांसेप्ट जान लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उसका कैसे स सेंटेंस बना जाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप बोल सकें, मतलब बोलेंगे तभी जब आपका पूरी तरीके से उस पे पकड़ हो जाएगी, तो डी वाला आपका सही होगा, उस भाषा का आधिकारिक जब आप प्रयोग करेंगे, यही आपका सही होगा। 49 प्रश्न है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य ज़िम्मेदारी इनमें से कौन-सी नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध जो संसाधन हैं, उनकी खोज करना, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। पूछ रहा है, ज़िम्मेदारी नहीं है। दूसरा कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। और चौथा ही बचा है, तो यही सही होगा, मतलब आंसर आंसर यही होगा कि बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, तो ये आपका किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है ज़िम्मेदारी के रूप में। बस आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत पूछा गया था। अब देखिए ऐसा नहीं कि बच्चों के प्रति उदार होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कई बार क्या होता है आपको अन्य ऑप्शन देखकर, अन्य ऑप्शन को काटकर सही उत्तर तक पहुँचना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो उदार की बात करें तो उदार आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, आप सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। जैसा बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करेंगे। और उदारता जो है वो अलग सेंस में आ जाती है, तो वो यहाँ पर नहीं सही होगी। बाकी उदारतापूर्ण व्यवहार जो है वो ज़रूरी है शिक्षक का, वो होना चाहिए। 50 प्रश्न है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, वैयक्तिक, सस्वर, मौन। तो बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो इंडिविजुअल आपका, वैयक्तिक आपका सही होगा। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये भी हो सकता है, जैसे आप देखते हैं क्लास में एक-एक बच्चे को पढ़कर इंडिविजुअल खड़े होकर पढ़ना, जैसे कोई पूरी पोएम चल रही है या पूरा एक कोई पार्ट चल रहा है, उसको कहते हैं कि एक पैराग्राफ तुम पढ़ो, फिर अगले को दे दो, फिर अगला पैराग्राफ वो पढ़े। इससे ये भी पता चलता है बच्चा गलती कहाँ कर रहा है, और ये भी होता है कि जो गलती कर रहा है उसमें सुधार किया जा सकता है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में ज़रूरी है कि वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किया जाए, ना कि सामूहिक को, ना कि सस्वर को, ना ही मौन को। अगला है, इनमें से तत्सम शब्द कौन-सा है? लौंग, बहिन, पृष्ठ, जवान, बताइए कौन-सा सही होगा? तत्सम मतलब संस्कृत का, यहाँ पर सा लिखा है, इससे मैंने काफ़ी बार बताया, याद रख सकते हैं। तो बताइए, आंसर की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शन में से जो पृष्ठ है, ये आपका तत्सम शब्द है। और पृष्ठ का तद्भव क्या होता है आपका? तो पीठ होता है आपका, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार आता है ना तत्सम तद्भव छाटिए, तो आपको अगर एक तत्सम छाट रहे हैं, तो उसका तद्भव भी पता होना चाहिए, ताकि आप पेपर में उस प्रश्न को गलत ना करें। 52 प्रश्न है, खा जो है वो क्या है? अघोष व्यंजन है, अल्पप्राण है, घोष व्यंजन है या विवृत है? तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका जो पहला वाला ही ऑप्शन अघोष व्यंजन, ये सही हो जाएगा। जो भी वर्ग होते हैं जैसे का वर्ग, चा वर्ग, छा वर्ग, तो मतलब उसके वर्ग के जो हम वर्ड लिखते हैं ना, उसके स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं, जैसे का वर्ग में का और खा, चा वर्ग में चा और छा, ता वर्ग में ता और था, तो ये सभी आपके किस में आते हैं? ये सभी अघोष में आते हैं, पहला और दूसरा। बाकी तीसरा, चौथा और पाँचवा जो आता है, वो आपका घोष में आता है। तो का खा गा, का खा और गा घा अंगा, तो बाकी जो तीनों हैं वो किस में आएँगे? घोष में आएँगे। अल्प प्राण में और महाप्राण में कभी कन्फ्यूज़न ना हो, ऐसे देख लिया करिए कि अल्प प्राण मतलब वायु होता है। इसको देखिए रफ कर देते हैं, फिर से बताते हैं। आंसर आपका अघोष हो जाएगा। देखिए प्राण जो होता है ये आपका मतलब होता है वायु, अल्प मतलब होता है कम। तो थोड़ी-सी जब वायु निकले, कोई वर्ण आप बोलें और उसको उच्चारण में थोड़ी-सी वायु निकले, तो वो क्या है? अल्पप्राण है। महाप्राण क्या है? जब अधिक वायु निकले। अब बोल के देखिए आप, जैसे का बोलेंगे क, हैं? और उसके बाद क्या बोलेंगे? खा। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। तो का जब बोलेंगे ना, तो का कोई हवा नहीं निकलेगी मुँह से, देखिए खुद बोलकर देखिए क। पर तो ये जो हवा नहीं निकल रही, प्राण अल्प मतलब है,
हवा मतलब बिल्कुल नहीं मतलब है, अल्प मतलब थोड़ी-सी निकल रही है, तो वो क्या इसमें आएगा, का जो है आपका अल्प प्राण में आएगा। अब वही ख बोल के देखिए तो आपको क्लियर दिखेगा कि वो वायु निकल रही है, तो वो किसमें आएगा, वो महाप्राण में आएगा। ऐसे ही आपका पहला, तीसरा, पाँचवाँ इस टाइप से आपके अल्प प्राण चढ़ते हैं, अल्प प्राण और इसी प्रकार से जो है अल्टरनेट पे महाप्राण चलते हैं। तो आपको अगर कभी कन्फ्यूज़न हो तो ऐसे बोल के भी देख लिया करिए। अगला देखते हैं 53 प्रश्न। ऊष्म महाप्राण वर्ण कौन-सा है? खा, चा, टा या शा बताइए कौन-सा इनमें से सही होगा? अब महाप्राण मैंने बताया अधिक वायु, अब खा भी मैंने बताया, खा बोल के देखेंगे तो वो जो है आपका महाप्राण में ही आएगा, पर क्या वो ऊष्म में भी आएगा? तो आपको पता है ऊष्म में 4 आते हैं, श, शा, सा और हा करके। तो यहाँ पर देखिए यही केवल सा दे रखा है और क्या ये महाप्राण में आता है? तो आप या तो बोलकर खुद देख लीजिए, तो उससे भी आपका इसके क्लियर होगा कि हाँ, शा आपका आता है। बाकी इसका संस्कृत में एक सूत्र भी होता है शल ऊष्माणः करके, उससे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी इतना याद तो रहता नहीं बहुत लोगों को, तो स्पष्ट है कि बोलकर आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा। 54 प्रश्न है, गुरुमुखी पद में समास जो है वो कौन-सा होगा? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु बताइए कौन-सा सही होगा? तो देखिए कुछ सेंस में तत्पुरुष समास में भी यूज़ होता है, पर बहुब्रीहि समास में हम यहाँ जाएँगे क्योंकि गुरुमुखी हम कहते हैं गुरु के मुख से निकली हुई पंजाब की एक लिपि है ना, गुरुमुखी नाम है उसका, तो उस आधार पर आपका हम यहाँ पर बहुब्रीहि समास के साथ जो है वो जाएँगे। अगला प्रश्न देखते हैं 55 स्पष्ट संघर्षी व्यंजन जो है वो कौन-सा है? ज, ठ, थ, फ बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ज जो है स्पष्ट संघर्षी व्यंजन में आएगा। बाकी इसमें च, छ, ज, झ ये सब आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श संघर्षी व्यंजन में, वो भी आप याद रख सकते हैं। 56 प्रश्न है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा इसमें कौन-सा जो है वो अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष बताइए कौन-सा सही होगा? और ये पंक्तियाँ जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है इस टाइप से भी जो है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। और ये जो पंक्ति है इसका अर्थ ये होता है काले बादल में रहती चांदी की रेखा का, कि मतलब जब अंधेरा बीत जाता है उसके बाद प्रकाश का आगमन होता है, यानी अंधेरा और उजाला ये दो घटक होते हैं, तो इनका क्रमिक आगमन होता है, जैसे सुख दुख होता है, लाभ हानि होता है, रात दिन होता है, जीवन मरण होता है, जिस टाइप से रूप होते हैं उसी से एक कंपैरिजन जो है इसमें किया गया है। अलंकार यहाँ पर जो है ये सीटेट में क्वेश्चन एक बार आ चुका है, तो श्लेष अलंकार जो है सही उत्तर दिया गया था। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है, मतलब इसकी डेफिनेशन होती है, एक शब्द के प्रकरण में ही एक से ज़्यादा अर्थ जो है वो निकले, यानी एक शब्द एक ही बार यूज़ हो पर उसके अर्थ एक से ज़्यादा निकले, वहाँ होता है आपका श्लेष अलंकार। तो हम भी ऑप्शन डी वाले के साथ ही जा रहे हैं। 57 प्रश्न है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है? जलज, जलद, घन, पयोदर बताइए कौन-सा सही होगा? तो इनमें से आपका जो जलज है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका जलद, घन, पयोधर हो गया और मेघ हो गया, वारिद हो गया, नीरद हो गया, पयोद हो गया, ऐसे बहुत से हैं जो कि आपके किसके बादल के पर्यायवाची होते हैं। 58 प्रश्न है, स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? परतंत्र, गुलाम, परतंत्रा या फिर परतंत्रता या फिर पराधीनता बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो स्वतंत्रता का विलोम होता है आपका पराधीनता, यानी किसी के अधीन रहना। स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र रहना, पराधीन मतलब किसी के अधीन रहना, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। एक प्रश्न देखने के बाद प्रश्न आपका है भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होता है? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा भोजनालय का संधि विच्छेद? आंसर की बात करते हैं तो भोजन प्लस आलय, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये होता है भोजनालय का संधि विच्छेद। देखते हैं अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे ही पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी श्रेडा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। रसोई घर शब्द में आपको बताना है ये रूढ़ है, योग रूढ़ है या फिर आपका यौगिक है या तत्सम है। रूढ़ मतलब होता है जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। योग रूढ़ मतलब होता है जो कि एक स्पेशल अर्थ में यूज हो। यौगिक मतलब होता है दो शब्दों से मिलकर बना हो।
तो बताइए। और तत्सम आपको पता ही है संस्कृत के शब्द होते हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रसोई घर आपका एक यौगिक शब्द है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। इसको आप कैसे अलग अलग करते हैं, तो रसोई प्लस घर, ये आपका इस टाइप से टूट जा सकता है, तो आपका रसोई घर एक यौगिक शब्द है। सभी प्रश्न हुए समाप्त। अब एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, पर ये जो प्रश्न होगा वो होगा मैथ का, क्योंकि मैथ काफी समय से जो है आप लोग नहीं लगा रहे हैं, इसलिए थोड़े से मैथ के प्रश्नों को भी थोड़ा बहुत इसमें शामिल करते हुए चल रहे हैं। तो मैथ का आपके लिए प्रश्न है जिसका आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है कि एक खंबे का 1/3 भाग जो है वो कीचड़ में है, 2/5 भाग जो है वो पानी में है और 10 मीटर पानी के ऊपर है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी? ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी हुआ है, अगर आपने पहले के वीडियो देखे होंगे। ए ऑप्शन है 40 मीटर, बी ऑप्शन है 35 मीटर, सी ऑप्शन है 32.5 मीटर और डी ऑप्शन है 37.5 मीटर। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।